नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्लास हमारी सुबह 9 बजे होती है और इसमें हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा टॉपिक चला हुआ है अव्यय या अविकारी शब्द। क्या चला हुआ है? अविकारी शब्द। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और हमने पढ़ लिया था आपका अविकारी शब्द के कितने प्रकार थे? 4 थे, जिसमें से हम अपना पहले वाला हम प्रकार पढ़ चुके थे। क्या कर चुके थे? हमने प्रकार पढ़ लिया था क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या पढ़ना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार चले हुए ये क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना, क्रिया विशेषण अव्यय, ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार चले हुए, इसलिए मैंने इतना लंबा लिखा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा प्रकार है, 2 हम पढ़ चुके। क्या कहते हैं? वे अविकारी शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के परिमाण की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? क्रिया के परिमाण की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपका क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द, लिखिए, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया का परिमाण बताते हैं। क्या करते हैं? जो क्रिया का परिमाण बताते हैं, परिमाण बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक अव्यय कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो परिमाण को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। इसमें वे शब्द आते हैं जिन्हें हम नाप तोलते हैं, गिन नहीं सकते। ठीक है ना भाई, हमने परिमाण को पहले भी पढ़ा है, सर्वनाम में भी पढ़ा है हमने, संज्ञा में भी पढ़ा है हमने, और हमने कहाँ पे पढ़ा? सार्वनामिक विशेषण में पढ़ा था। ठीक है ना, हमने परिमाण शब्द बहुत जगह पढ़ा। परिमाण से ही पता चल जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। परिमाण अर्थात किसी चीज को नाप तोलेंगे। हम यहाँ पे किसी वस्तु को नाप तोलेंगे, उन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है ना, जैसे आप लोग अभी समझ जाओगे। अगर जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा है कि इसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो जैसे में हम लिखते हैं क्या? रमेश खूब पढ़ता है। क्या करता है? रमेश खूब पढ़ता है। भाई कितना पढ़ता है? खूब पढ़ता है। रमेश खूब पढ़ता है। भाई कितना पढ़ता है? खूब पढ़ता है। कहते हैं ना कि रमेश तो खूब पढ़ता है। कितना पढ़ता है? खूब। खूब अर्थात क्या गिन के बता सकते हो रमेश कितना पढ़ता है? नहीं, हम गिन नहीं सकते। हम बताएंगे रमेश खूब पढ़ता है। हम एक तरह से हम उसे नाप रहे हैं कि भाई रमेश बहुत पढ़ता है। क्या करता है? बहुत पढ़ता है। जैसे दीपू बहुत घबरा रहा है। लिखिए, दीपू बहुत घबरा रहा है। बहुत घबरा रहा है। भाई दीपू बहुत घबरा रहा है। क्या कर रहा है? घबरा रहा है। अब देखिए कितना घबरा रहा है? 1 घबरा रहा है, 2 घबरा रहा है, 3 घबरा रहा है, नहीं बता सकते। लेकिन बहुत का मतलब क्या है यहाँ पे? कि दीपू बहुत घबरा रहा है। गिन नहीं सकते। हम एक तरह से मापने का एक आधार बना दिया हमने कि कितना घबरा रहा है, बहुत। जैसे हम कहते थे कि आपका निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता था वहां पे। ठीक है ना, जिन वस्तुओं को हम गिन, जैसे आपका दूध, क्या होता था? दूध। कितना दूध? बहुत दूध, है ना, ऐसे कर देना। इसी तरह यहाँ कितना है? बहुत घबरा रहा है। कितना घबरा रहा है? बहुत घबरा रहा है। जैसे वह अधिक बोलता है। क्या करता है? वह अधिक बोलता है। अधिक बोलता है। वह अधिक बोलता है। कितना बोलता है? अधिक बोलता है। कितना बोलता है आपका? वह अधिक बोलता है। कितना बोलता है? वह अधिक बोलता है। क्या करता है? वह अधिक बोलता है। अधिक का मतलब भाई एक तरह से हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। एक मात्रा की तरह हमने इशारा कर दिया गया है। इसमें कुछ शब्द लिख लीजिए आप। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत, ये सभी शब्द मैंने आपको अभी बताया ना। कुछ शब्द लिख लीजिए आप लोग। जैसे बहुत, ठीक है ना भाई, अभी हम बहुत की बात कर रहे थे ना, कह रहे थे हम बहुत। ठीक है ना, कम, न्यून, क्या? कम, न्यून,
ठीक है ना भाई। क्या करते हैं, अभी बहुत शब्द की बात की हमने, कम की बात की, न्यून है, ठीक है ना। कैसे शब्द है, न्यून, कुछ, पर्याप्त, बहुत, क्या हो गया, बहुत, कुछ, पर्याप्त आदि, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना भाई। ऐसे शब्द इसमें बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं, मैंने आपको बताया, जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, कैसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, क्या करिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, ठीक है ना भाई। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, कितना करना है आपको, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, कितना करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, देखिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए भाई, कितना करना है, थोड़ा। हम नहीं बता सकते कि एक संख्या में कितना है, बस थोड़ा है, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, नहीं बता सकते ना। इसी तरह से थोड़ा अभ्यास कीजिए, ठीक है ना, कैसा कीजिए, थोड़ा। तो क्या हुआ, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब बात करते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। आज हम जो आपके हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण अव्यय, आज उसको हम खत्म कर देंगे, ये आपका लास्ट हो जाएगा इसमें कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 4 पर हम देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक ये क्या है, आपने आप लोग लिख लीजिएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, आप पूरा लिख सकते हो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने का तरीका, क्या कि जिन शब्दों के, जिन अविकारी शब्दों के द्वारा क्रिया के होने का एक तरीके का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लिखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी संपन्न होने की रीति का ज्ञान होता है, लिखिए, जिन अव्यय शब्दों से, क्या है, अव्यय शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की, क्रिया के संपन्न होने की रीति का ज्ञान होता है, होने की रीति। अब रीति क्या है, अभी बताऊंगा मैं, रीति क्या है, रीति का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कैसे, जैसे भाई रीति क्या है, एक तरीका है, एक ढंग है, क्या है, एक तरीका है, एक ढंग है, ठीक है ना। जैसे मोहन शीघ्रता से चला गया, भाई मोहन के चलने का तरीका क्या था, वो शीघ्रता से चला गया। जैसे लिखिए दीपू यादव जल्दी चले गए, क्या चले गए, क्या हुआ, दीपू यादव जल्दी चले गए। कैसे चले गए, जल्दी। उनके चलने का तरीका क्या था, उनका ढंग क्या था कि वो जल्दी गए। जैसे चलने के 2 तरीके हैं, या तो आप धीरे धीरे चलोगे, कहते हैं ना कि यार इसका तरीका क्या है चलने का, ये कहते हैं ना कि चलने का तरीका क्या है, या एक तरीका तो ये होता है बहुत धीरे धीरे ऐसे आराम से मस्ती में चलोगे, एक तरीका तो बहुत तेज चलोगे। तो ये क्या है, एक तरीका है, एक ढंग है ना भाई। मेरा ढंग ही तो है चलने का, ये एक तरीका तो है। जैसे मेरे लिखने का तरीका क्या है, या तो मैं लिखूंगा ऐसे दीपू यादव, बहुत बुरी तरह से, बहुत तेज लिखूंगा। मेरा तरीका क्या है लिखने का, तेज है मेरा तरीका। और एक तरीका है मैं धीरे धीरे लिखूंगा, दीपू यादव, है ना, आराम से। तो क्या है, तरीका है, एक ढंग है, एक रीति है। तो इस रीति का मतलब ही तरीका है, समझ में आया ना भाई। दीपू यादव जल्दी चले गए, कैसे चले गए, जल्दी चले गए, आराम से नहीं गए। कैसे चले गए, आराम से नहीं गए, ठीक है ना, आराम से नहीं गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हवा धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे बहती है, हवा धीरे बहती है। भाई कैसे बहती है हवा, धीरे बहती है, अर्थात हवा के चलने का जो ढंग है वो कैसे है, धीरे है। कैसे, धीरे है। हमारे सामने शेर अचानक आ गया, हमारे सामने शेर अचानक आ गया, क्या आ गया, हमारे सामने शेर अचानक आ गया। कैसे आ गया, अचानक आ गया, ठीक है भाई। हमारे सामने शेर अचानक आ गया,
शेर के आने का ढंग क्या था, तरीका क्या था, अचानक था, कि वो अचानक हमारे सामने आ गया। कैसे आया हमारे सामने शेर, कैसे आया, अचानक आ गया। तो शेर के आने का जो तरीका था वो क्या था, अचानक था। कैसा था, शेर के जो आने का जो तरीका था वो कैसा था, वो अचानक था। कैसा था, अचानक था। ठीक है ना। संभव है कि क्या हो गया, संभव है कि वह आ जाए। क्या है, संभव है कि वह आ जाए। ठीक है ना, संभव है कि वह आ जाए। कुछ एग्जांपल इसके और बता देता हूं। धीरे धीरे चलिए, वह जल्दी जल्दी दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। एग्जांपल लिख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है इसे जानने का, इसे समझने का। अगर आप लोग ये बात समझ जाते हो कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं दिन जल्दी जल्दी ढल गया। भाई जल्दी जल्दी क्या हो गया, दिन जल्दी जल्दी ढल गया। क्या हुआ, ढल गया। अब देखिए, दिन का जो ढलने का जो तरीका है वो कैसे है, वो जल्दी जल्दी है, अर्थात उसकी रीति है कि वो जल्दी से ढल गया, है ना। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा अपने मन में कि जब भी आपको रीतिवाचक वैसे तो वह एग्जाम में आपसे हमेशा एक ही बात पूछता है कि क्रिया विशेषण अव्यय पहचानिए, क्रिया विशेषण अव्यय पहचानिए, क्योंकि इस प्रकार सारे हैं। जब भी क्रिया की विशेषता बताएंगे, ये सभी क्रिया की विशेषता ही तो बता रहे हैं, तो क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब उसको पेपर को थोड़ा सा हार्ड करना होता है तो वो अंदर से पूछ लेगा कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान कीजिए। तो क्या होगा, आपको बताना होगा। अपने मन में एक बात रखिए कि कैसे ढला दिन, जल्दी जल्दी ढल गया, देर नहीं लगी, दिन जल्दी जल्दी ढल गया। कैसे हुआ, जल्दी जल्दी ढल गया। संभव है कि वह आए। क्या है, संभव, संभव है कि वह आए। भाई उसके आने की हमें क्या है, संभावना है। क्या है, संभावना है। संभव है कि वह आए, हमें एक उम्मीद है कि वह आए। तो ये सभी क्या हुए, ये आपके क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के क्या हुए, उदाहरण होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब किसकी बात करेंगे हम, संबंध बोधक अव्यय। और मुझे नहीं लगता कि आज ये क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। मैं सोच रहा था कि मैं इसे आज हम खत्म कर लेंगे, लास्ट कर देंगे, लेकिन जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है कि मैं जल्दबाजी करूं और खत्म करके इसे बगल करूं। नहीं, अच्छा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं और ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊं, ये ज़्यादा जरूरी है। 2 क्लास की बजाय मैं 3 ले लूंगा, कोई बात नहीं है, बस आप लोग पढ़िए। संबंध बोधक अव्यय नंबर 2 पर हम लिखते हैं आपका संबंध। अब देखिए, संबंध बोधक अव्यय। अब हम आ जाते हैं वापस से संबंध बोधक अव्यय, अव्यय के प्रकार पर। अब तक तो हम अव्यय के प्रकार के भी प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अव्यय का प्रकार क्या था, क्रिया विशेषण अव्यय। अब तक हम क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं आपका वापिस से आपके अव्यय के प्रकार, ठीक है। तो संबंध बोधक अव्यय, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा अथवा स्वरनाम का संबंध वाक्य से कराते हैं। और अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ये अविकारी शब्द हमेशा संज्ञा या स्वरनाम के पहले या बाद में आते हैं और फिर संज्ञा अथवा स्वरनाम का संबंध पूरे वाक्य से कराते हैं। लिखिए, ये अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद या पहले आते हैं, तथा संज्ञा अथवा स्वरनाम का संबंध सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का संबंध बचे हुए वाक्य से कराते हैं या पूरे वाक्य से कराते हैं। बचे हुए
वाक्य से कराते हैं। क्या कराते हैं? वाक्य से कराते हैं। क्या करते हैं? बचे हुए वाक्य से कराते हैं। ये अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद या पहले आते हैं तथा संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किससे कराते हैं? बचे हुए वाक्य से कराते हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया। कहां तक गया? मैं विद्यालय तक गया। जैसे मैं कहां तक गया? मैं विद्यालय तक गया। विद्यालय तक गया। भाई विद्यालय क्या है? विद्यालय संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है ना। और कहां तक गया? विद्यालय तक गया। तो क्या हुआ? तक गया। कहां तक गया? तक। तो संबंध बोधक इन दोनों वाक्यों के बीच संबंध कराने वाला क्या है? कि विद्यालय तक गया। कहां तक गया? विद्यालय तक गया। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। जैसे धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। कैसा है? कठिन है। कैसा है? कठिन है। भाई किसके बिना? धन के बिना। जो बिना शब्द है ये क्या है? ये दो शब्द ये संज्ञा का संबंध किससे कराता है? बचे हुए वाक्य से कराता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं। जैसे आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे, कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मेला गए। क्या? बच्चे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। बच्चे लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूं। बच्चे पिताजी के साथ। किसके साथ? बच्चे पिताजी के साथ। लिखिए, बच्चे किसके साथ? पिताजी के साथ बाजार गए। कहां गए? बाजार गए। भाई बच्चे पिताजी के साथ बाजार गए। किसके साथ गए? पिताजी। पिताजी शब्द क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? पिताजी शब्द एक संज्ञा है। मैंने कहा था कि ये शब्द किसके? के साथ। किसके साथ? के साथ। तो के साथ क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। भाई इसका संबंध किससे करा रहे हैं? बाकी बचे हुए वाक्य से करा रहे हैं ये शब्द। जैसे मैं घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। क्या? मैंने, लिखिए, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। क्या किया? कुछ पेड़ लगाए। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। किसके सामने? घर के सामने। किसके सामने? घर के सामने। तो क्या ये जो सामने है ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। और घर क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? मैंने कहा था संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा के बाद आया सामने। और किसके सामने? घर के सामने पेड़ लगाए। तो किससे कराया? पूरे वाक्य का संबंध किससे कराते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम से कराते हैं। वह घर के भीतर घुस बैठा। वह घर के भीतर घुस बैठा। लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। वह घर के भीतर घुस बैठा। सॉरी, ठीक है। कहीं के भीतर? घर के भीतर। क्या है? घर के भीतर। तो के भीतर क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। कैसा शब्द है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। अब एक बात देखिए, और वह क्या है? वह क्या है? वह सर्वनाम है। क्या है? वह क्या है? वह सर्वनाम है। और बच्चे और पिताजी क्या है? ये संज्ञा है। मैंने घर क्या है? मैंने संज्ञा है, सर्वनाम है। घर के सामने। क्या? घर के सामने। क्या है? घर के सामने। यहाँ पे क्या है? संज्ञा और सर्वनाम है। और यहाँ पे क्या है? ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, और ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अब हम देखते हैं, क्या मैं आपको एक बात बताता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा। ये बात बहुत जरूरी है, बस नोट करके आपको लिखना है, ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार होते हैं। लिखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के
अव्यय के 14 प्रकार हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है आपके? 14 प्रकार है। ठीक है ना? कितने प्रकार है? 14 प्रकार है। और प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अगर प्रयोग की दृष्टि की बात करता हूं तो प्रयोग की दृष्टि से कितने हैं? 3 प्रकार है। प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार है? अर्थ के आधार पर 14 और प्रयोग की दृष्टि से 3 प्रकार है। देखिए दोस्तों, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर क्लास होती है जो आपको डेली लेनी है। मैडम बहुत अच्छे से करा रही है। एक बार क्लास में जाइए, एक बार अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्लास अच्छी लगेगी आपको। और 8 बजे मैडम बायोलॉजी क्लास लेती है। बायोलॉजी की बेस्ट टीचर है मैडम, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। और सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है, अपने वाली क्लास होती है यार, अपने वाली क्लास होती है 9 बजे। और शाम को हमारी क्लास होती है किसकी? आपकी क्वेश्चन आंसर की। तो अपने वाली क्लास में 9 बजे आना है और मैडम की क्लास में जाना है आपको 6 बजे। डेली पढ़ाती है मैडम, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूँ, इसका नेक्स्ट भाग देखते हैं। अभी हमने कितने पढ़े? 3 प्रकार पढ़ लिए हमने। कितने पढ़ लिए हमने? 3 प्रकार हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। देखिए ये तो इसका यही होगा। हमने किया था आपका, खुल जा भाई, ये रहा। हमने क्या पढ़ा है अब तक? हमने 2 पढ़े हैं। संबंध बोधक अव्यय पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? संबंध बोधक अव्यय हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या देखते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग देखते हैं। हाँ, क्या देखते हैं हम? समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए नंबर 3 पर हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय बहुत बार सीधा यहीं से पूछ लेता है, सीधा यहीं से पूछता है। इसकी डेफिनेशन से ही वो आपसे पूछ लेता है कि ऐसे अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों, वाक्य खंडों और उपखंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो 2 वाक्यों, उपखंडों या वाक्य खंडों को क्या करते हैं? वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सीधा यहीं से पूछता है वो आपसे, यहीं से पूछ लेता है कि ऐसे वाक्यों, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो 2 वाक्यों, 2 उपखंडों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर जैसे की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। अश्वत्थामा मारा गया, क्या हुआ? अश्वत्थामा मारा गया। क्या हुआ? अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। किंतु हाथी, किंतु हाथी। भाई अश्वत्थामा मारा गया एक वाक्य, किंतु हाथी, किंतु हाथी। तो क्या हुआ? किंतु शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है आपस में। क्या कर रहा है? युधिष्ठिर ने कही थी ये बात द्रोणाचार्य को, जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे धर्मराज, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप बताओ। तो उसने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर धीरे से बोला, बहुत धीरे से, और शंखनाद में वो आवाज दबा दी गई श्री कृष्ण के द्वारा, किंतु हाथी। ठीक है, किंतु हाथी। तो क्या है ये? समुच्चय बोधक अव्यय का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का एक उदाहरण है। ठीक है ना? लिखिए, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। क्या हुआ? जैसे सूरज निकला, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, और
पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दो वाक्य किसके द्वारा जोड़े गए हैं? दो वाक्य जोड़े गए हैं आपके किसके द्वारा? आपके और के द्वारा। क्या? और के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा जोड़े गए हैं? और के द्वारा जोड़े गए हैं। मैं पढ़ना चाहता था परंतु पढ़ नहीं सका। मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था। एक वाक्य हो गया, मैं पढ़ना चाहता था किंतु पढ़ नहीं सका, किंतु पढ़ नहीं सका। दूसरा वाक्य हो गया, पढ़ नहीं सका। तो दो वाक्यों को जोड़ा गया है किसके द्वारा? किंतु के द्वारा। तो इसमें साधारण सी बात है, जब दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द आपको मिलेगा, अविकारी होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा आपका? सॉरी, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक। संबंध बोधक जब सर्वनाम और संज्ञा का संबंध बताते हैं, जब संज्ञा अथवा स्वरनाम का संबंध बताते हैं। और समुच्चय बोधक जब दो वाक्य अथवा उपखंडों को जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। क्या बात करते हैं हम? विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, नोट करिए और लिखिए। क्या आपका नेक्स्ट हो जाएगा? विस्मय आदि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। आज ही लास्ट हो जाएगा, मुझे लग रहा है। जल्दी करा लेते हैं इसको, टाइम बहुत कम है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक अव्यय ऐसे अविकारी शब्द जो हमारे ऐसे अविकारी शब्द जो हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं। ऐसे या वे, मुझे लग रहा है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द। इतना आसान टॉपिक है, हार्ड नहीं है ये। वे अविकारी शब्द जो हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं, हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए मेरे लिखने का ढंग क्या है? मेरे लिखने का ढंग क्या है कि मैं तेज तेज लिख रहा हूं। ठीक है, तो तरीका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि अगर बात करता हूं, बहुत आसान है इनका, तो सबसे आसान होता है ये। विस्मयादि बोधक जब भी आएगा, बस एक चिन्ह को याद रख लेना, इसकी पहचान है, मैं चिन्ह बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझे? अरे संभल जाओ, अरे ये चिन्ह हमेशा आएगा। डंडा और डंडे के नीचे एक बिंदु, ये चिन्ह हमेशा आएगा। अरे संभल जाओ, अरे संभल जाओ। ठीक है, और नंबर 2 पर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। नंबर 2 पर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा? वाह वह चला गया, हाय वह चला गया, सॉरी हाय वह चला गया। क्या हुआ? चला गया। ये हमारे दुख को, खुशी को, हर्ष को, विषाद को, इन सभी को भाव को दर्शाते हैं। जैसे हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, ये हमारे भावों को दर्शाते हैं। ये सभी शब्द सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है ना, ये जरूर आएगा, 1000% आएगा। ठीक है, तो इस चिन्ह को हमेशा याद रखना कि ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है मैं बता देता हूं। नेक्स्ट पेज से मैं आपको एक चिन्ह दिखा देता हूं, बस ये लीजिए। चिन्ह होता है ये वाला, एक डंडा और ये। जैसे लिखा गया अरे, तो उसके बाद आ जाएगा अरे वाह। ये सभी शब्द के बाद आता है। क्या होता है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है ना, एक डंडा, उसके नीचे बिंदु, ये वाला, बस विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं, हमारे दुख, खुशी, हर्ष, विषाद, इन सभी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज अविकारी शब्द कंप्लीट हो जाता है हमारा यहीं पर। हम कल नया और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपना, और अच्छे से करेंगे। सुबह 6 बजे डेली आना है, मैडम की क्लास लेनी है सुबह 6 बजे। बहुत अच्छे से मैडम पढ़ा रही है, और सुबह 8 बजे मैडम की बायोलॉजी क्लास होती है, और अपनी क्लास होती है सुबह किस टाइम? 9 बजे। ठीक है, और शाम को आप रिवीजन के लिए आइए। सुबह शाम को 8 बजे डेली आपको रिवीजन करना है क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ। तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है,